ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। यहां पर हम हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 9 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा आपको। आखिरी तक बने रहिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी विथ मॉक टेस्ट, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं 9 दिसंबर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये रेसिंग इवेंट है ना, कार रेसिंग इवेंट है। तो 2025 में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब लांडो नॉरिस ने अपने नाम किया है। ये ब्रिटेन के फॉर्मूला वन रेसर है जिन्होंने पहली बार ही फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। अब यहां पर एक और चीज की, ये जो हम चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, हमको ये तो समझ में आ गया कि एक रेसिंग इवेंट है कारों का, सही है। अब ये साल भर आयोजित किया जाता है। फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाती है ना, तो ये साल भर चलने वाली सीरीज है। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में ये सीरीज के अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाते हैं और हर इवेंट में स्कोर दिए जाते हैं। फिर जब फाइनल हो जाता है ना, आखिरी इवेंट, तो सबके स्कोर को टोटल किया जाता है और फिर जो फाइनल स्कोर निकल के आता है उसके आधार पर फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर अनाउंस किया जाता है। देखिए, जो अभी लास्ट इवेंट हुआ है ना फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है। तो इसे साल भर इवेंट चलते हैं। अब अबू धाबी के ग्रैंड प्रिक्स में लांडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन जब इनके स्कोर को कैलकुलेशन किया गया साल भर के अलग अलग इवेंट के, तो ये टॉप पर रहे, इसलिए ये विनर हैं फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के। इनके टोटल पॉइंट्स मिले थे इनको 423 और इसी के साथ इन्होंने ये रेसिंग इवेंट जीत लिया। अब यहां पर दो विनर अनाउंस किए जाते हैं। एक तो जो ड्राइवर होता है वो विनर होगा और फिर जिस कंपनी की वो कार चला रहा है, तो फिर वो कंस्ट्रक्टर्स कंपनी चैंपियन होती है जिसकी कार है ना। तो ड्राइवर चैंपियन कौन हो गए? लांडो नॉरिस, फॉर्मूला वन कार्स के ड्राइवर है। फिर कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन की बात करें तो मैकलेरन मर्सिडीज है ना, ये कंपनी है फॉर्मूला वन कार को बनाने वाली कंपनी, और उसकी पूरी टीम को यह अवार्ड दिया जाता है। तो जो लांडो नॉरिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस कंपनी की कार चला रहे थे? ये चला रहे थे मैकलेरन मर्सिडीज की कार को, है ना। तो ये दो अवार्ड दिए गए हैं फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। एक रेसिंग चैंपियनशिप है और 2025 में ये 76th एडिशन का आयोजन किया गया था। कई सारे रेसिंग सीरीज होती है, कई सारे इवेंट होते हैं और उनको मिलाकर फिर एक फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर अनाउंस किया जाता है विनर को। डन। हर साल आयोजित होती है। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। आयोजन करवाने वाली संस्था है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। इंटरनेशनल लेवल पर यह इस रेसिंग इवेंट का आयोजन करवाती है। चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये अभी काफी सुर्खियों में है और ये हमको देखने को मिलता है भारत के राजस्थान राज्य में। देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक ओ टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। एमपी के दक्षिण में अगर हम दो जिलों की बात करें तो शिवनी और छिंदवाड़ा, ये एमपी के दक्षिण में दो जिले आते हैं, वहां पर फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। यहां पर काफी बहुतायत में बाघ पाए जाते हैं, टाइगर्स काफी सारे हैं। तो यहां से टाइगर को रीलोकेट किया जा रहा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, इसलिए अभी ये दोनों टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है। 800 किलोमीटर दोनों की अगर टाइगर रिजर्व की डिस्टेंस देखें ना, तो ये 800 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में दक्षिण में और राजस्थान, मतलब एमपी के पश्चिम में देखने को मिलता है राजस्थान, तो वहां पर है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व से 5 टाइगर्स को रीलोकेट किया जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, इसीलिए अभी ये दोनों ही टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है। आपको पता है एक बुक काफी फेमस है, द जंगल बुक, है ना, मोगली वाली,
सुना होगा नाम। तो द जंगल बुक जिसने बुक लिखी है ना, उन्होंने, उनका जो मेन कैरेक्टर है मोगली, वो पेंच नेशनल पार्क से ही प्रेरित होकर लिखा गया। इसीलिए मोगली लैंड भी हमको भारत में पेंच नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, मोगली लैंड के लिए काफी जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान में। आप कमेंट कीजिएगा कि द जंगल बुक के राइटर कौन है, कर दोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, और आपने देखा भी होगा बचपन में, या एक मूवी भी आई थी, समय समय पर आती रहती है, काफी सीरीज चलती है, काफी सीरियल बनते हैं मोगली पर, मूवीज बनती हैं। तो अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा ना, तो बुक के राइटर जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वहीं पर लिखे हुए आते हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि द जंगल बुक किसने लिखी है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में है। यहां से मेज रिवर गुजरती है। मेज रिवर राजस्थान में चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये गुजरती है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से। राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, इन जिलों में फैला हुआ है। 1501 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है ऑलमोस्ट। 1982 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह से स्थापित किया गया था, और आगे चलते चलते जब इसका विस्तार हुआ तो 2022 में ये बन गया टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व एमपी के दक्षिण में। अब यहां पर एक और थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है ना, क्योंकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है। ऊपर आपको, जब आप मैप देखेंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा एमपी, और आप दक्षिण में जाएंगे एमपी के, तो यहां पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर दोनों की बाउंड्री पर आपको देखने को मिलेगा पेंच नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के शिवनी छिंदवाड़ा जिले में, और दक्षिण में ये महाराष्ट्र की बाउंड्री के महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। 1179 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1977 में सेंचुरी बना था, और 1992 में ये बना टाइगर रिजर्व। तो ये दो टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तब तक हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 9 दिसंबर को। ओके, उद्देश्य नाम से समझ में आएगा, करप्शन के खिलाफ लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड के देशों में करप्शन के प्रति अवेयरनेस फैलाना, कि करप्शन को खत्म किया जाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, देशों में अवेयरनेस फैलाना, यह मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को मनाए जाने का। 9 दिसंबर को यह डे हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यह एक ट्रीटी थी इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन की, इसी के सम्मान में 9 दिसंबर को यह डे मनाया जाता है। और इस ट्रीटी या कन्वेंशन की बात करें तो इसे साइन किया गया था 9 दिसंबर 2003 को। तब से नॉर्मली हर साल नेक्स्ट ईयर से 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जा रहा है। 2025 में यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, यह थीम रखी गई है इस डे की। अब यहां पर जब हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की बात करें, क्योंकि यह एक टर्म आया है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब सदस्य देशों के मध्य में बाध्यकारी, अगर फॉलो नहीं करते ना तो इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मेंबर कंट्रीज पर। तो करप्शन को खत्म करने के लिए ये एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के द्वारा इसे लाया गया था ताकि वर्ल्ड के देशों में करप्शन को खत्म किया जा सके। क्रॉस बॉर्डर करप्शन हो, पावर्स का गलत यूज हो या मिसयूज हो, है ना, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली या करप्शन को खत्म किया जा सके। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट तैयार किया गया था। 9 दिसंबर 2003 को इसे साइन किया गया, और फाइनली जब अधिकतर देशों ने रेटिफाई किया तो 14 दिसंबर 2005 को इसे लागू किया गया, है ना। 192 जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है ना, वो इसकी पार्टनर्स है, पार्टी जो कि फॉलो करती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को। तो इसी की याद में 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पूरे वर्ल्ड में। ओके, इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आप इंग्लिश वोकेबुलरी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सेंट्रल या स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स हो, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको इंग्लिश के सेक्शन में देखने को मिलती है, वोकेबलरी। और स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आता है वोकेबलरी को लेकर। तो आप यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 प्लस आपको वोकेब यहाँ पर तैयार हो जाएगी। वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको सभी वोकेब के एग्जाम्पल के साथ, और डिटेल्ड ई बुक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश वोकेब को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे चलें। पेटा इंडिया के द्वारा 2025 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा, पेटा आपने नाम सुना होगा अधिकतर बार इस ऑर्गेनाइजेशन का। अमेरिका का एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पता है, ये जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। लोग वीगन बने, है ना, नॉन वेज छोड़ दें और जीवों का संरक्षण करे, तो ये पेटा का मोटिव है और पेटा इसीलिए काम करता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है इसका, और एक इंडिया लेवल पर पेटा इंडिया भी काम करता है। तो हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा एक पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया गया है, और यह दिया गया रवीना टंडन को। रवीना टंडन फिल्म अभिनेत्री है ना, तो इनको दिया गया पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब इससे दो अवार्ड है, एक नेशनल लेवल पर है और एक इंटरनेशनल लेवल पर है। हर साल पेटा के द्वारा एनिमल्स को बचाने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए अगर किसी ने काम किया है, अवेयरनेस फैलाई है, तो उसको यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब नेशनल लेवल पर पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर दे दिया गया रवीना टंडन को, और एक पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है डॉक्टर जाने गुडाल को। ये इंग्लैंड के एक एक्टिविस्ट है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट किया है। तो एक तो ये हो गए मरणोपरांत, कौन है? डॉक्टर जाने गुडाल, है ना, इंग्लैंड से आते हैं पर इनका निधन हो चुका है। और इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इंडिया से रवीना टंडन को। ठीक है। पेटा अमेरिका का एनजीओ है, एनिमल राइट्स के लिए काम करता है। स्थापना 1980 में की गई थी, और ट्रेसी रेमन इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। अब क्या होता है कि ये इंटरनेशनल एनजीओ हो गया, अब इसका अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थान भी इसको लेकर काम करते हैं, तो वो फिर उस देश के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी तरीके से जो इंडिया में पेटा की संस्था काम करती है वो पेटा इंडिया है। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर मनीलाल वालियाते इसके सीईओ के पद पर हैं वर्तमान में। आगे चलेंगे। चर्चित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना कब लॉन्च की गई थी? चर्चित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में 2016 में। क्या है पता है? ये देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। नाम से इसका अर्थ निकाला जाए तो यही जा रहा है। अभी क्या हुआ है, अभी की सुर्खियों में 2016 की स्कीम है। देखिए, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी सेना के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है और रिसर्च का काम करता है, इसने इंडियन एयरफोर्स को 7 टेक्नोलॉजी दी है, ट्रांसफर की। काय की टेक्नोलॉजी? डिफेंस से संबंधित अलग अलग मिसाइल बनाने की, अलग अलग रडार सिस्टम, सेंसर, इनको बनाने की अलग अलग 7 टेक्नोलॉजी इंडियन आर्म्ड फोर्स को डीआरडीओ के द्वारा दी गई। ओके, इन सभी टेक्नोलॉजीज को जो ट्रांसफर किया गया है ना इंडियन आर्म्ड फोर्स को, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत ही किया गया, और इसी के तहत इसे डेवलप किया गया था। देखिए, समझना पड़ेगा कि इस स्कीम को क्या, अब 7 टेक्नोलॉजी तो देखिए कौन कौन सी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि डिफेंस की 7 टेक्नोलॉजी अलग अलग सेक्टर की। यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम की बात होती है, तो नेशनल लेवल की एक स्कीम है। इसके तहत देखिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था 2016 में कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर या फिर जो इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमईज हैं, है ना, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं, और जो स्टार्टअप हैं, उनको डिफेंस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजीज बनाना के लिए प्रमोट किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, स्कीम को प्लान किया था कि भाई ये सारे मिलकर
डिफेंस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ताकि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, इन सभी स्टार्टअप को, प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन को या फिर ऐसी कंपनीज को, एमएसएमईज को फंडिंग देगी, पैसा देगी। यही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। 2016 में से लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और डीआरडीओ इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई गई कि ये इंप्लीमेंट करेगी, डीआरडीओ देखेगा इन चीजों को। तो इस स्कीम के तहत 50 करोड़ तक की फंडिंग दी जाएगी ऐसे स्टार्टअप को जो कि डिफेंस के सेक्टर में काम करते हैं। फंडिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 90% तक दी जाएगी। ओके, और 4 साल के अंदर टेक्नोलॉजी को या ऐसे कोई भी इक्विपमेंट को संबंधित स्टार्टअप को तैयार करना पड़ेगा। तो यह है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसी के तहत 60 टेक्नोलॉजीज को डीआरडीओ ने डेवलप किया था और अब इसे इंडियन आर्म्ड फोर्स को ट्रांसफर किया गया। आगे बढ़ेंगे। एसआईआर के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एसआईआर के तहत अपने 100% वोटर्स को डिजिटलाइज किया है, मतलब डिजिटल फॉर्म में उनका पूरे डेटा को सिक्योर किया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। अच्छा, एसआईआर के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी देश के अधिकतर राज्यों में एसआईआर नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जाना जाता है एसआईआर को। काफी जगह पर स्टूडेंट ने सुना होगा एसआईआर वर्ड, लेकिन उनको क्या है ना, उसका मीनिंग का थोड़ा याद नहीं आता है, तो ध्यान रखना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से एसआईआर को जाना जाता है। मतलब गहराई से जाकर रिवाइज करना, किसको? अपने वोटर्स को। तो क्या होता है ना कि मतदाता सूची को चेक करने के लिए समय समय पर जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो एसआईआर करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि देश में पहले एसआईआर नहीं हुए, पहले भी हुए हैं। 2004 में आखिरी बार एसआईआर किया गया था इंडिया में। ओके, पहले भी एसआईआर हुए। तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि काफी सारे, देखिए 10-20 साल के गैप में क्या होता है, काफी मतदाताओं का निधन हो जाता है जो एजेड है ना। काफी मतदाता छोड़ के चले आते हैं, जिस स्थान पर वो रहते हैं वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, है ना। तो या फिर किसी की डबल वोटर आईडी तो नहीं बन गई, किसी का डबल 2 जगह पर वोटिंग का राइट्स तो नहीं आ गया किसी के पास। तो इन चीजों को रिवाइज करने के लिए एसआईआर समय समय पर नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। एक प्रोसेस है नेशनल इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। तो इसी के तहत भारत के अधिकतर राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है। अभी राजस्थान में क्या हुआ है कि पूरे राज्य में वोटर लिस्ट जो है, जितने भी वोटर है 100% उनको डिजिटलाइज कर लिया गया है, मतलब उनकी प्रॉपर मैपिंग कर ली गई है, जिसे कहा जाता है वोटर मैपिंग। 97% से ज्यादा वोटर मैपिंग हो चुकी है देश में, सबसे ज्यादा। वोटर मैपिंग में क्या होता है कि वोटर्स के पोलिंग स्टेशन तक की जानकारी उसमें दी जाती है, किसका पोलिंग स्टेशन कहां पर है या कहां पर होगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दी है अपने वोटर्स को राजस्थान। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एसआईआर समझ में आई गया कि भाई क्यों किया जाता है? वोटर्स के वेरिफिकेशन के लिए, वोटर्स के एड्रेस को चेक करने के लिए, डुप्लीकेट अगर वोटर आईडी है या फिर आउटडेटेड वोटर है ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और नए वोटर्स को अगर जोड़ना है तो वो काम भी यहां पर हो जाता है। तो आखिरी बार 2004 में किया जा चुका था, इससे पहले, और अब किया जा रहा है देश के अधिकतर राज्यों में। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लेकर आई है सुप्रिया सुले। आपको पता है कुछ समय पहले हमने पढ़ा था भारत का पहला राज्य जो कि अपनी विधानसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लेकर आया था, कौन था? केरला। अब पार्लियामेंट में, लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लेकर आई है सुप्रिया सुले। इंडिपेंडेंट मेंबर आप इनको कहिए, किसी, देखिए क्या होता है, एक पार्टी लेकर आती है वो एक अलग होता है, और एक प्राइवेट मेंबर बिल ये एक अलग होता है। मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई इंडिविजुअल एमपी है जो कि इस बिल को लेकर आया। तो ये हो गया प्राइवेट मेंबर बिल, मतलब पार्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बीजेपी ने या कांग्रेस ने, इन्होंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई एक सिंगल व्यक्ति लेकर आया है प्राइवेट मेंबर बिल, है ना। तो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में सुप्रिया सुले, ये बारामती महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहां से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जो एनसीपी है उनकी एमपी है। ये कहां से? महाराष्ट्र के बारामती से। तो इन्होंने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया। देखिए बिल क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी हम यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है। देखिए क्या होता है, एक वर्किंग आवर होता है, मान लो वो वर्किंग आवर है 9 से 5 का। अब क्या होता है 5 बजे के बाद जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने काम से, ताकि भाई एक वर्क लाइफ बैलेंस उसकी हो या फिर जो फैमिली लाइफ है उसकी बैलेंस हो सके। वो 5 बजे अब जब जॉब से छूटा तो सीधी सी बात है वो घर जाए, अब उसको ऑफिस का या जॉब का या कहीं का भी कंपनी का टेंशन नहीं लेना है। घर जाए, अपने परिवार को टाइम दे, अगले दिन जब 9 बजे ना तो भाई ऑफिस का टेंशन लो और ऑफिस आओ। सही है, मतलब आपकी जो वर्क लाइफ है वो भी बैलेंस रहेगी, फैमिली लाइफ बैलेंस रहेगी। लेकिन क्या होता है कि वर्क प्रेशर के कारण क्या होता है कि 5 बजे के बाद वो घर गया, अब घर पे भी कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग ले रहा है, कॉल्स आ रहे हैं बार बार कि ये वो ऐसा वैसा, तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि सुसाइड के केस भी बढ़ते हैं, फैमिली में जो डिवोर्स हैं उनके केसेस भी बढ़ते हैं, बंदे प्रेशराइज्ड होते हैं तो मेंटली डिप्रेस्ड है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सबको इंडिया में ये बहुत क्रिटिकल मामला है, समझो इंडिया में तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है चीज। इंडिया जैसे देशों में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब्स की कमी है, वहां पर ये प्रॉब्लम रहता ही, और है ऐसे अधिकतर देशों में। तो भाई ऐसा कोई कानून लाया जाए कि भैया 5 बजे के बाद कंपनी के ईमेल या फोन का जवाब देने के लिए एम्प्लॉय बाध्य नहीं है। अगर वो नहीं भी देता, नहीं भी कॉल अटेंड करता है ना, तो भी कंपनी ना तो उसको निकाल सकती है, ना जुर्माना लगा सकती है, ना कुछ। ओके, तो ये एक बिल है ताकि राइट दिए जाएं, किसको? एम्प्लॉयज को राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या बिल है ना। इमरजेंसी प्रोविजन भी होते हैं इसमें कि भाई कोई इमरजेंसी कभी आती है, अब रोज तो नहीं आएगी ना, महीने में 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, तो उसके लिए प्रावधान रहता है कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में एम्प्लॉय से कंपनी कनेक्ट कर सकती है वर्क आवर के बाद भी। तो ये भी प्रावधान है, पूरे प्रॉपर रहते हैं। तो अभी जो आया ना इस बिल का फ्यूचर क्या है, देखो प्राइवेट मेंबर बिल है, समझो हाउस में प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है, तो ऑब्वियसली बात है जो सत्ता पक्ष है अभी तो ऐसा तो है नहीं कि वो लेकर आया है कि उसको जल्दी है पास करवाने की। तो अभी ये पार्लियामेंट में रखा गया है, संभावना बहुत कम होती है प्राइवेट मेंबर बिल की कि वो पास हो जाए। अभी तक अगर इंडिया का इतिहास देखें ना तो केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हो पाए हैं 1947 से आज तक, केवल 14। तो ऐसे बिल की संभावना कम होती है, एक व्यक्ति लेकर आया है ताकि पार्लियामेंट का ध्यान है ना आकर्षित किया जा सके कि ऐसे भी मुद्दे। अब ये पास होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर बताएगा। अभी लोकसभा में रखा है, इस पर बहस होगी, फिर पास हो पाया तो वोटिंग होगी, फिर पास हो जाए तो ठीक है, नहीं तो। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को जिसने कानून बनाया था 2017 में, फ्रांस ऐसा पहला देश है। ठीक है, किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई अभिया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है? तो अभिया ब्रिगेड एक पुलिस यूनिट है ताकि महिलाओं की सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके, महिलाओं की सेफ्टी के प्रति ध्यान दिया जा सके। तो इसको अनाउंस किया है बिहार गवर्नमेंट ने। आंसर टी, अभिया ब्रिगेड एक पुलिस यूनिट है जिसमें महिलाएं होगी मेनली, मतलब जो लीड करेगी वो महिला होगी। तो बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभिया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया है ताकि बिहार में विमेंस और गर्ल्स स्टूडेंट को सिक्योरिटी दी जा सके। अब इस अभिया ब्रिगेड में क्या होगा, देखिए 4 पुलिस ऑफिसर होंगे, टीम को विमेन सब इंस्पेक्टर, विमेन एसआई लीड करेगी। एक तो हो गई विमेन एसआई, एक अदर विमेन एसआई होगी, विमेन एसआई के साथ या कांस्टेबल भी हो सकती है, और 2 मैन कांस्टेबल होंगे। तो इस तरीके से ये 4 जो पुलिस है उनका एक अभिया ब्रिगेड बनाया गया है। लीड कौन करेगा? विमेन सब इंस्पेक्टर इसे लीड करेगी। पेट्रोलिंग करेगी, ये स्पेसिफिक स्पॉट चूज किए जाएंगे जहां पर महिलाओं के साथ ज्यादा है ना कोई क्राइम होते हैं तो उनको स्पॉट किया जाएगा, पेट्रोलिंग की जाएगी। क्षेत्र के जो स्कूल हैं, कॉलेज है, उनके डीन, टीचर्स, अगर कोई एनजीओ है ना, तो उनसे बात की जाएगी, उनसे महिलाओं से राय ली जाएगी कहां पर महिलाओं के साथ क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो उस क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाएगी। और इस तरीके से
अगर लोगों को पकड़ा जाएगा, हेरेसमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके प्रति केस बनाया जाएगा। फिर फाइनली सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा यूनिट को, है ना। हर महीने की 15 तारीख तक इस यूनिट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को विकर सेक्शन के एसपी और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जमा कराया जाएगा। और फिर यही प्रोसेस है, तो समझ लो ये कौन सी ब्रिगेड है, अभया ब्रिगेड, ताकि महिलाओं की सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके बिहार में। तो बिहार गवर्नमेंट लेकर आई है अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट को महिलाओं की सेफ्टी के लिए। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी? इंडिया का पहला पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है पता है? कुछ लिमिटेशन के साथ बैंकिंग कार्य करता है, सारे बैंकिंग कार्य नहीं करता, लिमिटेशन होती है लोन देने की और जो जमा पूंजी हो वो लेने की लिमिटेशन होती है। तो ये पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक। अब ये इंडिया का पहला ऐसा पेमेंट बैंक है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने की अनुमति दे दी। दोनों में डिफरेंस क्या होगा और क्या फायदा होगा इसको समझिए। कौन सा बैंक है? पहले तो ये फिनो पेमेंट बैंक है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के बाद ये दूसरों को लोन दे पाएगा, फिनो पेमेंट बैंक कस्टमर से ज्यादा डिपॉजिट ले पाएगा, पहले नहीं ले पाता था क्योंकि पहले केवल पेमेंट बैंक था, लिमिटेशन थी, और कस्टमर को ज्यादा बैंकिंग प्रोडक्ट भी दे पाएगा। इसके लिए पेमेंट बैंक को समझिए, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एक तरह का बैंक होता है, कुछ बैंकिंग काम करता है, कुछ पेमेंट सर्विसेज दे सकता है, कुछ बैंक की तरह लोन नहीं दे सकता फुल स्केल पर। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते हैं। ये वो बैंक होते हैं जिन्हें छोटे ग्राहक और अंडर सर्व्ड लोगों के लिए बनाया जाता है। बैंक की तरह सभी सर्विसेज देते हैं, छोटे किसान, बिजनेसमैन, ग्राहक, इनको लोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और फोकस भी इन्हीं पे होता है। दो यहां पर मैंने आपको एक शीट दे दी है, समझ लो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है। यहां से बहुत इजी आपको समझ में आएगा। देखो डिपॉजिट लिमिट, पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकते हैं, बहुत कम है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हैं तो अब डिपॉजिट लेने की लिमिटेशन खत्म। टाइप ऑफ डिपॉजिट, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी एफडी और आरडी जैसे डिपॉजिट ये नहीं ले सकते। डिमांड डिपॉजिट ले सकते थे लेकिन अब सारे डिपॉजिट ले पाएंगे। फिर लोन और क्रेडिट, लोन नहीं दे सकते और नहीं क्रेडिट कार्ड दे सकते थे, लेकिन अब लोन भी देंगे और क्रेडिट कार्ड भी देंगे। यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट देखें तो 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए था इसका पास मिनिमम, अगर पेमेंट बैंक का दर्जा चाहिए तो। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा चाहिए तो 200 करोड़ की कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए। तो अब फिनो पेमेंट बैंक कन्वर्ट हो गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इंडिया का पहला पेमेंट बैंक जिससे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन, 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2025 के स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई में किया जाएगा क्या, एक बार देख लेते हैं, शायद स्लिप हो रहा है। ओके, चेन्नई तमिलनाडु, हाँ सही, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा चेन्नई तमिलनाडु। तो 2025 में स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है चेन्नई तमिलनाडु में। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि यह लगातार तीसरी बार होगा जब इंडिया में यह आयोजित किया जा रहा है। इसके 5 एडिशन हुए, मतलब ये 5वां एडिशन आयोजित होगा। इसमें से 3rd, 4th और 5th लगातार इंडिया में आयोजित हुए हैं। यह आज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा एडिशन है लगातार जो कि इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। आज 9 तारीख को शुरू होगा, 14 दिसंबर तक 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 12 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। लास्ट ईयर 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, तब 2023 में यह हुआ था। 2 साल में एक बार होता है। अब पिछली बार भी ये चेन्नई में हुआ था। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, पिछली बार भी चेन्नई में आयोजित किया गया था 2023 में, और अब 5th एडिशन 2025 में भी चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। स्क्वैश वर्ल्ड कप मिक्स्ड टीम में खेला जाता है। वर्ल्ड स्क्वैश इसका आयोजन करवाता, 1996 में स्क्वैश वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी। देखिए प्रीवियस एडिशन भी चेन्नई में, तब विनर था इजिप्ट 2023 में, रनर अप था मलेशिया और 3rd पोजीशन पर था तब इंडिया। आयोजन करवाने वाली संस्था है वर्ल्ड स्क्वैश।
स्क्वैश खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है, 1967 में स्थापना। इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, इंग्लैंड के हेस्टिंग शहर में। और जेना वर्ल्ड रिज इसके, जो कि इंग्लैंड से आते हैं, प्रेसिडेंट के पद पर है। तो अब 2025 में 5th एडिशन है वर्ल्ड स्क्वैश का, या वर्ल्ड स्क्वैश वर्ल्ड कप का। आयोजन कहां होगा? तमिलनाडु के चेन्नई में। आज शुरू हुआ है और जब जीत जाएगा कोई तो हम डिस्कस करेंगे बाद में इसके विनर को। 9 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह कौन सी यूनिवर्सिटी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चर्चित असम अकॉर्ड कब साइन किया गया था? तो यह साइन किया गया था 15 अगस्त 1985 में, असम अकॉर्ड। पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया? यह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो यह जीता था किसने? जोरावर सिंह संधू ने। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की जब हम यहां पर बात करते हैं कि हर साल कब मनाया जाता है, तो यह डे मनाया जाता है हर साल 7 दिसंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। आगे आते हैं, हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हरिमऊ शक्ति का इंडिया और मलेशिया के मध्य में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बनेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनेगा रशिया। परप्लेक्सिटी एआई ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो यह बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर हमारे कल के सेशन के थे, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है गगन गिल, दिल्ली की हिंदी की साहित्यकार। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मंजूर किया गया मध्य प्रदेश में। और सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। कौन? सिमोना हालेप। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? सेकंड, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? और यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।